नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि जो एलटी की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज हैं वो दोबारा से शुरू की जाए। तो इसी क्रम में आज से हम फिर से शुरू करने वाले हैं एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज, जिसमें हम सीडीपी और जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उसको देखने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीनों चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे पैडागोजी आएगा ही नहीं आएगा, तो पैडागोजी भी है, आपका शिक्षा शास्त्र भी होगा इसमें। तो आपने देखा ही होगा सिलेबस, नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। पहले मैंने शेयर भी किया है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जो लोग तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा सारे उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम है उसकी अपडेट्स भी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल का जो सेक्शन है उसको चूज़ कर ले, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होता है और वो आपको नहीं मिल पाता है, बाद में कमेंट करके पूछा जाता है। तो इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको मिलेगी, प्लस जो प्रिपरेशन है उसको भी हम करने वाले हैं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं इस क्लास को। देखिए, ये क्लासेस रेगुलर तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हर दूसरे दिन, यानी कि एक दिन का गैप करके हर दूसरे या तीसरे दिन ये क्लासेस ली जाएँ। तो अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही हो जाता है तब भी आपके पास काफ़ी समय है इसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी रही बात सब्जेक्ट की, तो देखिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं सोचूंगा उसके बारे में कि उसकी प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई जाए। और वैसे मुश्किल है वो करवाना, लेकिन मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ पर प्रिपरेशन रेगुलर बेसिस पर करवाऊंगा हर एक दिन के बाद। तो खैर, सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन वो आप खुद से कर सकते हैं, सिलेबस को फॉलो कर लीजिए बस। जो सिलेबस में दिया गया उतना पढ़ लीजिए। सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। खैर चलिए, आज हम शुरू करते हैं आज की जो पहली क्लास है एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड की। वैसे पहले भी क्लासेस आ चुकी हैं, तो उनको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम ये दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आप पहली क्लास मान के चलिए। और ये जो एक महीने का लगभग समय बचा है, एक्चुअली में एक महीने से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी सिलेबस में दिया गया मैं कोशिश करूँगा उसको कंप्लीट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक युवा बच्चा एक समान स्थिति में, यानी कि जो एक स्थिति कह लीजिए या सिचुएशन कह लीजिए, इसमें जो प्रतिक्रिया दी गई थी इसके आधार पर एक नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है जैसा कि अतीत में है। इसका मतलब ये है कि एक सिचुएशन जिसमें एक यंग चाइल्ड ने रिएक्शन या प्रतिक्रिया दी थी, वही सेम सिचुएशन में दोबारा अगर वो प्रतिक्रिया देता है तो इसे क्या कहेंगे, ये किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। तो ये किससे संबंधित होगा? कुछ ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, 4 ऑप्शन, जिसमें पहला है आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड, रेडीनेस, एनालॉजी या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का जो प्राइमरी लॉ है, किसका, लर्निंग का जो प्राइमरी लॉ है, उनमें आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। रेडीनेस हो गया, इफेक्ट हो गया, एक्सरसाइज भी आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने की सादृश्यता, यानी कि एनालॉजी, जो आपने सुना भी होगा। जो सादृश्यता है, सीखने की सादृश्यता, ये होता है यानी कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जो समानता देखना, तो ये होता है आपका। और एनालॉजी जब आप पढ़ते होंगे रीजनिंग वगैरह में, उसमें भी आपको समानता ढूंढना पड़ता है और उसके बाद उसका आंसर करना पड़ता है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, सीखने की सादृश्यता का नियम। अच्छा, थॉर्नडाइक का जो प्राइमरी लॉ है लर्निंग का, वो क्या क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब किसी कार्य को करने के लिए आप ऑलरेडी तैयार हैं तो उसको सीखना काफ़ी आसान हो जाता है, यानी कि आपकी इच्छा है उसको सीखने के लिए ऑलरेडी, तो उस चीज़ को आप जल्दी सीख पाएंगे। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। ये तीनों जो है आपके इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है, आपने पहले पढ़ा भी होगा। ये प्राइमरी लॉ है थॉर्नडाइक के, किसके? लर्निंग के। तो एक बार मैं बता देता हूँ इसको शॉर्ट में। लॉ ऑफ रेडीनेस जो अभी मैंने बता दिया, यानी कि आप ऑलरेडी उसके लिए तैयार हैं और तब आप जो सीखेंगे वो आसानी से सीख पाएंगे। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये दूसरे नंबर का लॉ है। इसमें जो है आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो ये एक्सरसाइज इसी का मतलब हुआ, यानी कि जितना बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से सीख पाएंगे, उसमें परफेक्शन आ जाएगा आपका। इसके बाद है लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा काम जिसका रिजल्ट आपके लिए हितकर हो, यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और उससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता हो,
तो आप उस काम को आसानी से कर भी लेंगे, उसे सीख भी लेंगे आसानी से, अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन अगर आप किसी काम को करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कष्ट होता हो या बोरियत आती हो आपको, तो उसको सीखने में आपको दिक्कत होगी। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं, तो मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है गणित पढ़ने में, तो आप उसको आसानी से सीख लेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो यही चीज़ है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। तो खैर इसका राइट आंसर क्या हुआ? सीखने की सादृश्यता, लॉ ऑफ एनालॉजी, इसको याद रखिएगा। ये होता है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि जो प्रगतिशील व्यवहार है इसकी क्या विशेषता है? लगातार, परीक्षण और परीक्षा, लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, निर्धारित पाठ पुस्तकों पर आधारित निर्देश, या फिर परीक्षा पर अच्छे अंक लाने पर जोर। तो इसमें पूछा जाए कि जो प्रोग्रेसिव बिहेवियर है उसका जो फीचर या विशेषता है वो क्या होगी इसमें से। तो ऑप्शन डी देखिए, परीक्षा पर अंक लाना, इस पर जोर देना ही क्या सिर्फ प्रोग्रेसिव व्यवहार की विशेषता होगी? या फिर जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर जो निर्देश दिए गए हैं वो होगा? या फिर लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था? तो आई थिंक यह क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लचीले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इसको याद रखिएगा, ये है आपका करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है मानसिक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है, ये किसकी विशेषता है? अमूर्त चिंतन की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता क्या है? तो देखिए, जिसमें जो थॉट्स में होता है आपके, यानी कि जिसे महसूस किया जा सके, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो यही इसका राइट आंसर है। और इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस है, जिसे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अगर बात करें, तो क्वेश्चन भी जीन पियाजे के जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर ही है। तो जीन पियाजे ने कुछ स्टेजेस बताए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज उन्होंने बताया था संवेदीगामक स्तर, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपका 0 से 2 साल के एज ग्रुप के लिए था, जिसमें वस्तु को देखकर या सुनकर या उसका जो ज्ञान है वो लिया जाता है, यानी कि उसे देखा जाता है, सुनकर या फिर देखकर ज्ञान लिया जाता है। ये होता है आपका सेंसरी मोटर, समझ भी गए होंगे आप, संवेदीगामक। इसके बाद आता है आपका प्री ऑपरेशन स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक स्तर। इसमें एज ग्रुप है 0 से 7, और इसमें होता है क्या है, इसमें जो चाइल्ड है वो क्या करता है, अतार्किक चिंतन करता है, या फिर जिसमें कोई तर्क ना हो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये होता है आपका सेकेंड स्टेज, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज। इसके बाद आता है कॉन्क्रीट स्टेज, जो आपका दिया गया है मूर्त चिंतन, हिंदी में कहते हैं। तो ये आपका 7 से 11 साल के बच्चों के एज ग्रुप के अंतर्गत आता है, और इसमें जब किसी वस्तु की बनावट या फिर आकार के अनुसार उसके बारे में सीखा जाता है, उसे देखकर, उसके आकार से या फिर उसकी बनावट से। जब जैसे बच्चों की बात करें तो 7 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो किसी भी खिलौने को देखकर, उसकी बनावट या फिर उसके रंग को पहचान कर उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये होता है आपका मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट स्टेज, 7 से 11 साल के लिए। इसके बाद जो सबसे आखिर में आता है जीन पियाजे के स्टेज में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज में, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर जो अभी मैंने बताया, जो कि थॉट्स में है, जिसे महसूस किया जा सके। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र दृढ़ विश्वास है। अच्छा यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा इसको, ये होगा आपका विकट, क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव्स दैट, इंग्लिश में देख लीजिए। तो ये जो है क्या होगा इसका राइट आंसर, शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाओं महत्वपूर्ण है, ये इसका दृढ़ विश्वास है क्रिटिकल शिक्षा शास्त्र का। या फिर शिक्षक को हमेशा कक्षा निर्देश का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से कारण की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र रूप से कारण की आवश्यकता नहीं है। या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर, बच्चे स्कूल से जो सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। तो जो क्रिटिकल पेडागोजी है ये जो है शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणा इसमें महत्वपूर्ण है, इसका दृढ़ विश्वास है। तो यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए, द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर आर इंपॉर्टेंट। यही है आपका विकट पेडागोजी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है?
तो कौन सी ऐसी विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों की विकलांगता के बारे में ज्ञान, या फिर शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना। इसमें होगा क्वेश्चन ये कि कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर। देखिए, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता इंपॉर्टेंट है, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह भी है, छात्रों की विकलांगता के बारे में ज्ञान ये भी है, लेकिन शिक्षक की जो सामाजिक स्थिति है या फिर आर्थिक स्थिति है उससे कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक की जो शिक्षा है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उसकी आर्थिक स्थिति। तो ऑप्शन डी इसका रॉन्ग ये होगा राइट आंसर, यानी कि इसको ठीक कर लेना, इसमें कन्फ्यूज मत होना, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन इज, क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन है, क्या होगा? छात्र केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड होता है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन। यानी कि जो कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन है वो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट होगा उसको केंद्र में रखकर ही ये होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सीखने की तत्परता से तात्पर्य है। रेडीनेस ऑफ लर्निंग रिफर्स टू, ये आपको बताना है। ऑप्शन है छात्रों की सामान्य क्षमता स्तर, सीखने की निरंतरता में छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, छात्रों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, और इसके बाद है सीखने की क्रिया की प्रकृति को संतुष्ट करना, या फिर थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम। अब ये जो है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं है ये क्वेश्चन, ये है आपका सीखने की तत्परता का तात्पर्य यहाँ पर पूछा गया, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कंटिन्यूम, यानी कि जो सीखने की निरंतरता में छात्रों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है यह है आपका सीखने की तत्परता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो जैविक भूमिकाओं से मिली विशेषता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, यानी कि जो रूढ़िवादिता है ये होता है आपका सामाजिक भूमिकाओं के कारण जैविक भूमिकाओं से मिली विशेषता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश। तो ये किसका है? ये जो ब्लूम का वर्गीकरण है वो इसका स्वायत्तता का एक संगठन है, किसका ये आपको बताना है। उपलब्धि के लक्ष्य यानी कि अचीवमेंट गोल्स, पाठ्यक्रम की घोषणाएं, करिकुलर डिक्लेरेशन, पढ़ने का कौशल, रीडिंग स्किल, या फिर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। ये है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अ डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन इज। ये कई बार पूछा जाता है और बेसिक क्वेश्चन है तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो भाषा की समझ का विकार है, क्या होगा? अप्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, स्पीसिक्सिया, या फिर अफेजिया है। अफेजिया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अफेजिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये होता है आपका डिसऑर्डर टू लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, भाषा की समझ का जो विकार है उसे कहते हैं अफेजिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का, अच्छा इसको ठीक कर लेना, इसका जो सही मीनिंग है वो बता देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इनमें से समस्या को हल करने में बाधक नहीं है। यह क्वेश्चन इनसाइट होगा, मेंटल साइट होगा, इंट्रेचमेंट होगा, या फिर फिक्सेशन होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए मेंटल सेट यानी कि किस तरह का आपका जो मानसिक सेट, मेंटल सेट है यानी कि नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है वो होता है। इसका मतलब इंट्रेचमेंट मतलब मानसिक तनाव जो मेंटल टेंशन जिसे कहते हैं। इसके अलावा फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण कहते हैं हिंदी में जिसे। इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त किसी पर्टिकुलर पार्ट पर आप अटक जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, उसके आगे आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो होता है आपका फिक्सेशन।
एग्जाम्पल के तौर पे जब मैथमेटिक्स का आप कोई सवाल करते हैं और पर्टिकुलर पार्ट पर आप अटक जाते हैं किसी वजह से, तो वो होता है आपका स्थिरीकरण। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बाधक नहीं होगा? तो देखिए जाहिर सी बात है फिक्सेशन स्थिरीकरण बाधक होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि आप उसके आगे उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंट्रेचमेंट यानी कि मानसिक तनाव भी आपको किसी भी समस्या को हल करने में बाधक साबित होगी। मानसिक सेट आपका ये भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है अचानक से कोई सूझ आना आपको, जैसे किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और अचानक से उसको लेकर आपको उसका कुछ समाधान मिलता है, सूझ आ जाता है उस चीज़ को लेकर, तो ये होता है आपका इंसाइट। तो यही जो है बाधक नहीं होगा समस्या को हल करने में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस अफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप? कॉग्निशन, इमोशन, स्ट्रेस, ओमिशन, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या फिर कॉग्निशन कंप्लीशन। तो देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तनाव परीक्षाओं में प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्न में से किस रिलेशन को दर्शाता है? कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन सही है? तो ये होगा आपका कॉग्निशन इमोशन, यानी कि अनुभूति भावना या फिर संवेग कह लीजिए इसे, जनरली संवेग होता है इसका इस्तेमाल। तो इमोशन, कॉग्निशन इमोशन, ये इसका राइट आंसर है। ये जो है आपका परीक्षाओं में प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तनाव जो है परीक्षाओं में प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्न में से किस रिश्ते को प्रदर्शित करता है? कॉग्निशन और इमोशन को। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प्स इन। तो जो सीखने के रूप में मूल्यांकन है वो मदद करता है किस में? बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने का कौशल निर्माण, लेबलिंग या फिर बच्चों की तुलना के बिना रिपोर्टिंग, शिक्षक को शिक्षण सीखने की समीक्षा करने और उसे संशोधित करने में मदद करता है, या फिर सीखने के अंतराल को संबोधित करने में मदद करता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन है इसका राइट आंसर, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने का कौशल निर्माण। तो इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि पहला है आपका एज हो गया, अगर बीच में एज आ रहा है तो इसका मतलब है खुद का स्व मूल्यांकन। बच्चों के बीच सीखने के लिए जो कौशल निर्माण है वो है आपका सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो ये है ऑप्शन, इसमें मदद करता है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर मान लीजिए ऑफ आ जाए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो इसका मतलब है बच्चे के जो अचीवमेंट है उसको देखना, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह लिया जाता है तो इस तरीके से जो अभी तक बच्चे ने अपना स्तर उसका चेक किया जाता है, अचीवमेंट जो है उसको चेक किया जाता है, जैसे टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम हो गया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक होता है इन, अगर असेसमेंट इन लर्निंग आ गया तो जो सीखने के साथ ही जो आकलन होता है वो होता है आपका असेसमेंट इन लर्निंग। इस लाइन से भी आप समझ रहे होंगे, यानी कि मान लीजिए जो बुक्स वगैरह होती हैं उसमें जो आप थ्योरीज पढ़ते हैं उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका आकलन हो जाता है अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये होता है आपका असेसमेंट इन लर्निंग। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बिल्डिंग स्किल्स ऑफ लर्निंग टू लर्न अमंग चिल्ड्रन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है इन टीचिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी यूज्ड। तो इसमें जो मल्टी सेंसर अप्रोच है उसका क्या मतलब है? बहुविषयक दृष्टिकोण का अर्थ है क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल एंड टच। यही होगा इसका राइट आंसर। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने में बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जो बहुविषयक दृष्टिकोण है वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो जाहिर सी बात है विजुअल होगा, श्रवण जो सुनने वाली चीज़ें हैं, ऑडिटरी होगा, स्मेल होगा, स्पर्श होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें और उनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि मार्गदर्शन का अर्थ छात्रों को निर्देश देना होता है। इसके बाद है ऑप्शन बी, मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से और साथ ही एक समूह में भी दिया जा सकता है, परामर्श केवल सामूहिक रूप से दिया जा सकता है। या फिर कमज़ोर छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है। तो ऑप्शन डी देखिए, तो कमज़ोर छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है, लेकिन मार्गदर्शन तो किसी को भी दिया जा सकता है, मार्गदर्शन किसी को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा परामर्श केवल सामूहिक रूप से दिया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। परामर्श सामूहिक जो
काउंसलिंग है जिसे कहते हैं काउंसलिंग, क्या वो कलेक्टिव होता है खाली, यानी कि कलेक्टिवली दिया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन बी देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि जो मार्गदर्शन है वो आप निजी तौर पर व्यक्तिगत रूप से या फिर ग्रुप में भी दे सकते हैं सभी को एक साथ। तो यही इसका राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। अब बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले क्लासेस में हम करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अभी टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आंसर वहाँ पर नहीं रहेंगे, तो ये जो पीडीएफ है जनरली आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में जब भी आपके पास समय हो। तो मान लीजिए आपने इस क्लास को आज देखा और 2-3 दिन बाद आप दोबारा से रिवाइज़ करना चाहते तो बिना कोई आंसर देखे उसको आप अटैम्प्ट करके देख सकते हैं पीडीएफ में। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।